कानपुर के शिवराजपुर की एक बिजनेसमैन फैमिली जो कि एक फैमिली फंक्शन में गए हुए थे। 14 दिसंबर साल 2024 की सुबह तकरीबन 8:30 बजे वो घर पर लौटते हैं। लेकिन जब घर पर लौटते हैं तो उनके घर का दरवाज़ा खुला होता है, जो रूम था उसका भी दरवाज़ा खुला होता है, क्योंकि ये जो बिजनेसमैन फैमिली एक फैमिली फंक्शन में गई हुई थी, उसी दौरान अपनी एक बेटी को ये घर पर ही छोड़ कर गए थे। लेकिन जब लौट कर आए तो इस तरीके से घर का दरवाजा खुला होना, जो कमरे का दरवाजा था वो भी खुला हुआ था और घर के अंदर उस बेटी का कहीं पर भी कोई पता नहीं था। जब इस तरीके का नजारा घर वाले देखते हैं तो वो अपनी बेटी को घबराकर आवाज देने की कोशिश करते हैं। बेटी को घर वाले एक एक कर बारी बारी से सब आवाज देते हैं, लेकिन इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और कि किसी भी आवाज का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। उसके बाद में घर वाले भागकर उस लड़की का जो कमरा था उस कमरे के अंदर जाके देखते हैं, लेकिन उस कमरे के अंदर का सामने का जो दृश्य था वो इन लोगों को विचलित कर देता है। दरअसल वो जो लड़की थी वो बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन किस्मत कहें या फिर कुछ और कि उस बच्ची की सांसें नहीं चल रही थी। लेकिन उन फैमिली वालों के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग ये था कि जो लड़की बेड पर लेटी हुई थी इसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। फैमिली को यह तो लग गया था कि इस लड़की के साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या इस लड़की की मर्जी के साथ में ये सब कुछ हुआ था या फिर जोर जबरदस्ती। यही सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिडन ट्रूथ एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मिस्टीरियस केस ऑफ कानपुर। सो गाइस, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो केस है ये कानपुर का है, इसी साल का केस है। तो सबसे पहले जो परिवार वाले लोग होते हैं उसमें से कोई व्यक्ति सीधा पुलिस को फोन कर देता है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बेटी इस घर के अंदर मिली थी इसलिए घर वालों का घबराना लाजिम था। जब पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो वहां का सिनेरियो देखकर पुलिस भी एक बार को घबरा जाती है। इसलिए पुलिस अपने साथ में फॉरेंसिक टीम को भी लेके आई थी। अब पुलिस वालों के साथ में जो फॉरेंसिक टीम थी सबसे पहले इस पूरे केस की छानबीन शुरू करती है। जैसे ही उस कमरे को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जाता है, पुलिस वाले जब चेकिंग करते हैं तो वहां पर एक रैपर दिखाई पड़ता है। जब उस रैपर को बहुत ही नजदीकी से, बहुत ही बारीकी से जो फॉरेंसिक टीम होती है वो देखती है तो वो देखकर दंग रह जाती है। दरअसल ये जो रैपर था ये उस तरीके की टैबलेट का रैपर था कि जिस तरीके की टैबलेट जो आमतौर पर लड़के हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए लेते हैं, यानी पावर की टैबलेट। उसके बाद में पुलिस वाले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो लड़की की डेड बॉडी थी उस डेड बॉडी के पास में एक प्रोटेक्शन भी पड़ा हुआ था। जब इस प्रोटेक्शन को देखते हैं और साथ में वो रैपर को देखते हैं तो पुलिस वालों के समझ में ये पूरा केस, पूरा सिनेरियो आने लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वाले किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए पुलिस वाले उस डेड बॉडी को लेते हैं और उसे ऑटोप्सी के लिए भेजते हैं। और दोस्तों, जब ऑटोप्सी की रिपोर्ट आती है तो वो रिपोर्ट सबको हिला देती है, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि इस लड़की के साथ में कुछ भी जोर जबरदस्ती नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है शायद उसमें इस लड़की की भी मर्जी शामिल थी। उसके बाद में ये सारी बातें जो होती हैं फैमिली को भी पता चलती है, लेकिन फैमिली की बेटी गई थी इसलिए फैमिली के दर्द को समझा नहीं जा सकता था, क्योंकि जो दर्द उनको महसूस हो रहा था शायद वो दर्द कोई और महसूस कर ही नहीं सकता था। इसलिए फैमिली वाले जानना चाहते थे कि आखिरकार उनकी बेटी के साथ में क्या हुआ था जिसकी वजह से उनकी बेटी की जान चली गई। इसी के चलते जो पुलिस वाले होते हैं वो इस केस की छानबीन कर ही रहे होते हैं, क्योंकि घर के सराउंडिंग कोई भी सीसीटीवी कैमरास नहीं था, क्योंकि एक छोटा गांव था और छोटे गांव के अंदर किसी भी तरीके का सीसीटीवी कैमरास होना ना के बराबर है हमारे आज के इस दौर में। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस इस पूरे केस को छानबीन करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। पुलिस के पास में सबूत के नाम पर कोई चीज भी नहीं थी। अगर कुछ था तो वो थी सिर्फ लड़की की कॉल डिटेल। इसलिए पुलिस वाले जरा भी देर ना कर इस लड़की की जो कॉल डिटेल होती है उसको खंगालने के लिए लग जाते हैं, क्योंकि ये जो केस था लगातार उलझता चला जा रहा था। जिस तरीके से लड़की नेक्ड घर के अंदर मिली थी ये पुलिस को कहीं ना कहीं अंदर तक झकझोर के चला गया था। जब पुलिस इस लड़की की कॉल डिटेल खंगालना चालू करती है तो वहां पर एक नंबर मिलता है। जिस नंबर के बारे में पता लगाया जाता है तो ये नंबर किसी कुलदीप कुमार उर्फ शोभित के नाम पर रजिस्टर्ड था। पुलिस समझ चुकी थी कि यही वो लड़का है जिससे इस लड़की की घंटों घंटों बात हुआ करती है। इसलिए जो शोभित था, जो कुलदीप कुमार उर्फ शोभित था, ये पुलिस की रडार पे आ जाता है। पुलिस तुरंत इस शोभित उर्फ कुलदीप कुमार के पास पहुंचती है, इसे अरेस्ट कर लेती है। इसे अरेस्ट कर लेके आ ही रही होती है कि उसी समय कुलदीप कुमार चालू हो जाता है। वो कहता है कि उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है और इस केस से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस समझ चुकी थी कि इस पूरे केस में अगर कोई भी इन्वॉल्व है तो इसके बारे में शोभित जानता है, और अगर शोभित नहीं है तो शोभित सब कुछ पुलिस के सामने सच सच बताएगा। बस इसे पुलिस के सामने आ तो जाने दीजिए। उसके बाद में पुलिस कुलदीप और शोभित को रिमांड पे लेती है, और जब शोभित को रिमांड पर लिया जाता है तो रिमांड पर लेने के बाद में शोभित टूट जाता है और ये पुलिस को बताता है कि ये जो लड़की थी इसने अपने स्कूलिंग के समय फेसबुक अकाउंट बनाया था, जहां पर उसकी मुलाकात शोभित के साथ में होती है। शोभित के साथ में जब मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे के अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं।
शुरुआत में तो दोस्ती चलती है, लेकिन उसके बाद में ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जब दोनों घंटों घंटों तक एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उसी दौरान ये दोनों फैसला करते हैं कि हमें एक बार मिलना चाहिए। लेकिन जो लड़की थी वो अपने घर से जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि ऑल द डे वो अपने घर पर अपनी फैमिली वालों के साथ ही रहा करती थी। इसलिए उसके पास में ये चांसेस नहीं थे कि वो अपने जो लवर था उससे मिल सके। इसलिए ये दोनों एक सही समय का इंतज़ार करते हैं और आखिरकार इन्हें मौका मिलता है ऑन द डेट ऑफ 13 दिसंबर 2024। और उस दिन इस लड़की के जो परिवार वाले लोग थे वो किसी फैमिली फंक्शन में घर से बाहर गए हुए थे, क्योंकि इस लड़की के घर वालों ने लड़की से बहुत ज़्यादा कहा था कि तुम्हें भी शादी में चलना चाहिए। लेकिन जो लड़की थी उसने समहाउ किसी रीज़न की वजह से वहाँ पर जाने से इनकार कर दिया। अलग अलग तरीके से अलग अलग बहाने बनाने के बाद में इस लड़की ने आखिरकार अपनी फैमिली वालों को कन्विंस कर लिया। फैमिली वाले भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि 13 दिसंबर साल 2024 को इन्हें उस शादी समारोह में जाना था और बस एक रात की ही बात थी। 14 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग इन लोगों को लौट के आ जाना था। इसलिए जो घर वाले लोग होते हैं इस लड़की को घर पे अकेला छोड़कर शादी में चले जाते हैं। और उसके बाद से इस कहानी की असल शुरुआत होती है। ये लड़की तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाती है, शोभित को, और कहती है कि आज रात उसके घर वाले घर पर नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम आज ही रात मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। जब लड़की अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाती है तो यहाँ से असल में अगर आप देखेंगे तो ये जो लड़का था इसके साथ में ये सब कुछ पहली बार हो रहा था। इसलिए ये अपने एक दोस्त के पास जाता है और दोस्त के पास जाने के बाद में बताता है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने आज रात उसके घर पे रुकने के लिए बुलाया है, तो वो कैसे जाए, क्या करे। तो उसके बाद में उसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि देखो बेहतर यही होगा कि तुम अपने साथ में कोई प्रोटेक्शन ले जाना, क्योंकि अगर कुछ भी हो गया ऐसा वैसा तो तुम किसी भी चीज़ में फंस सकते हो। प्रोटेक्शन लेके जाना मस्ट है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर तुम पहली बार जा रहे हो तो कुछ टैबलेट खा लेना, जिससे तुम्हारी परफॉर्मेंस वेल हो जाए और जो तुम्हारी प्रेमिका है उसको भी अच्छा लगे, उसको भी प्लेजर मिल जाए। इस तरीके की जब चीज़ें ये दोस्त शोभित को बताता है तो शोभित और उसके दोस्त को टैबलेट्स के नाम नहीं मालूम थे। इसलिए जो शोभित का दोस्त होता है वो शोभित से कहता है देखो टैबलेट्स के बारे में तुम्हें खुद ही पता करना पड़ेगा। उसके बाद में जो शोभित होता है ये उन टैबलेट्स के बारे में पता करने के लिए लग जाता है। अब शोभित उसके बाद में प्रोडक्शन और वो जो टैबलेट होती है वो तो लेता है, लेकिन उसके बाद में सवाल ये था कि इन सारी चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। वो इसके बारे में भी प्रॉपर जानकारी जुटाता है और उसके बाद में अपनी प्रेमिका के घर पर उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो प्रोटेक्शन को भी यूज़ करता है और टैबलेट भी खा लेता है। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि 3:30 बजे के आसपास रात के उस लड़की की मौत हो जाती है। उसके बाद में शोभित वहाँ से भाग जाता है। उस लड़की की मौत के पीछे जो एक्चुअल में रीज़न था वो ये था कि 8:30 बजे शोभित उस लड़की के घर पे गया था और उसने उस समय वो प्रोटेक्शन का यूज़ किया था और उसने उस समय ही उन टैबलेट्स को खा लिया था। और 8:30 बजे से रात के 3:30 बजे तक उसने उस लड़की को एक भी कपड़ा उसके जिस्म पे रहने नहीं दिया। और आप सब लोग जानते हैं कि दिसंबर के महीने में इंडिया में कितनी ज़्यादा ठंड होती है। इस ठंड के मौसम में जब उस लड़की को रात में कई बार ठंड लगी तो शोभित ने चूल्हा भी जलाया ताकि उस लड़की की जो हालत है वो थोड़ी सी बेटर हो जाए। लेकिन उस लड़की की हालत बेटर होने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ती गई, या फिर यूँ कहें कि पहली बार ये दोनों मिले थे और उस समय इस लड़की ने टैबलेट खाकर जिस तरीके से इंटीमेट उसके साथ में हुआ था, शायद इसकी वजह से भी उस लड़की को बहुत ज़्यादा परेशानी आई। जब रात के 3:30 बजे के आसपास उस लड़की की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो जो शोभित होता है अचानक से उस घर से उस लड़की को तनहा छोड़कर भाग जाता है। और होता यह है कि जब सुबह को उस लड़की के घर वाले पहुंचते हैं तो वो उस लड़की के जिस्म को हिलाने डुलाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन जो लड़की थी ये पूरी तरीके से अकड़ चुकी थी और इसकी मौत हो चुकी थी। और दोस्तों इस तरीके से इस लड़की की मौत हो जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो लड़की थी इसकी मौत हुई थी, क्या ये भी इसमें जिम्मेदार थी, या फिर इस लड़की ने जो कहानी सुनाई थी वो सिर्फ एक तरफा थी और इसमें लड़का कुछ और ही करके आया था। बहरहाल दोस्तों आप लोग सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल किसे मानते हैं इस कहानी के अंदर, आप लोग कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। काफ़ी दिनों के बाद में इस चैनल पर वीडियोस आई है तो आप लोग अपना प्यार अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। और अब जो आगे वीडियोस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी और वीडियोस आती रहेंगी, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।